एनसीईआरटी फर्स्ट यूनिट थर्ड की बात करते हैं, द सेल यूनिट ऑफ लाइफ, फिजियोकेमिकल अप्रोच ऑफ द स्टडी अंडरस्टैंडिंग लिविंग ऑर्गेनिज्म कॉल्ड रिडक्शनिस्ट बायोलॉजी। बेटा 2025 का तहलका मचाने वाला क्वेश्चन था। और जितने भी लिविंग बींग्स होते हैं बेटा, उनकी स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट को सेल कहते हैं। बेटा सेल के बेसिस पर ऑर्गेनिज्म या तो सिंगल सेल रखते हैं, उन्हें यूनिसेलुलर कहेंगे, और जो मैनी सेल रखते हैं उन्हें मल्टी सेलुलर कहेंगे। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म भी अपनी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस दिखाते हैं, और उन सारे एसेंशियल फंक्शंस जो लाइफ के होते हैं वो सिंगल सेल में टेक प्लेस होते हैं। आइए बात करते हैं इस चैप्टर में आने वाले सारे साइंटिस्टों की। तो रॉबर्ट हुक को याद करेंगे, डिस्कवरी ऑफ फर्स्ट सेल, बट पर्टिकुलर डेड सेल थी, टिपिकली वो सेल वॉल थी। पहली लिविंग सेल के लिए एंटोनी वान ल्यूनहाक को याद रखेंगे। बेटा डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस के लिए रॉबर्ट ब्राउन को याद रखेंगे 1831 के लिए। और क्रोमेटिन टर्म यूज करने के लिए फ्लेमिंग को याद करेंगे, बेसिक डाई से इसे रंगा गया था। सेल थ्योरी देने के लिए स्लेडन और स्वान को याद रखेंगे। 2025 का अपना एक करेक्शन है बेटा, अब दोनों साइंटिस्ट जर्मन हो गए, उसे याद रखेंगे। स्लेडन को 38 के लिए और स्वान को बेटा 39 के लिए याद रखेंगे। तो बेटा रुडोल्फ वल्शो को ओमनी सेलुला ई सेलुला के लिए याद रखेंगे। सिंगर और निकोलसन को फ्लूइड मोज़ेक मॉडल 1972 के लिए याद रखेंगे। कैमिलो गाल्जी को गोल्जी बॉडी की डिस्कवरी 1898 के लिए याद रखेंगे। जॉर्ज पैलाडे को राइबोसोम 1953 की डिस्कवरी के लिए याद रखेंगे। इसके बाद बेटा अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होगी तो वो होगा प्रोकैरियोटिक सेल, लेकिन अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आपकी प्रेजेंट होगी तो वो होगा यूकैरियोटिक सेल। साइटोप्लाज्म मेन एरेना होता है जहां सारी सेलुलर एक्टिविटीज होती हैं। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स प्रेजेंट होते हैं सिर्फ यूकैरियोट्स में, लेकिन नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स आपके दोनों में ही प्रेजेंट होते हैं, यूकैरियोट्स में भी और प्रोकैरियोट्स में, जिसका एग्जांपल है आपका राइबोसोम्स। सिंगल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स कौन से होते हैं बेटा? वो होते हैं वैक्यूल, लाइसोसोम, गोल्जी एपरेटस एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। नॉन मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स में आते हैं न्यूक्लियोलस, क्रोमैटिन, राइबोसोम, सीलिया, फ्लैजेला एंड सेंट्रोसोम। सबसे स्मॉलेस्ट सेल है माइकोप्लाज्मा, जिसकी साइज होती है 0.3 माइक्रोमीटर। सबसे लार्जेस्ट सेल है ऑस्ट्रिच का एग। लॉन्गेस्ट सेल है नर्व सेल। कुछ साइजेस के बारे में बात करें तो आपने माइकोप्लाज्मा की साइज देख ली जो 0.3 माइक्रोमीटर थी, सबसे स्मॉलेस्ट सेल है। बैक्टीरिया की साइज 3 to 5 माइक्रोमीटर होती है। आरबीसी की साइज 7 माइक्रोमीटर होती है डायमीटर में। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल हमारा होता है 10 से 20 माइक्रोमीटर का, और टिपिकल बैक्टीरिया होता है हमारा 1 से 2 माइक्रोमीटर का। वायरसेस की साइज होती है 0.02 से 0.2 माइक्रोमीटर। बात करते हैं बेटा प्रोकैरियोटिक सेल की। और प्रोकैरियोटिक सेल में सबसे बाहर सेल एनवलप होता है जो ग्लाइकोकैलिक्स सेल वॉल प्लाज्मा मेम्ब्रेन से मिलकर बना होता है। बेटा जो प्रोकैरियोटिक सेल है वो मोटाइल नॉन मोटाइल दोनों होती है। अगर फ्लैजिला होगा तो बेटा वो मोटाइल होगी, और अगर फ्लैजिला है तो फ्लैजिला 3 पार्ट से मिलकर बनेगा, फिलामेंट, हुक और बेसल बॉडी से। अब बेटा जो ग्लाइकोकैलिक्स आउटर कवरिंग होती है वो मॉडिफाई होकर दो फॉर्म को रिप्रेजेंट कर देती है। अगर लूज शीथ है तो उसे स्लाइम लेयर कहेंगे, थिक टफ है तो उसे कैप्सूल कहेंगे। और बेटा जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी इनर फोल्डिंग, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन इनफोल्ड होकर दो स्ट्रक्चर बनाती है। पहला स्ट्रक्चर बनाती है जिसे मीजोसोम कहेंगे, एनालोगस टू माइट्रोकांड्रिया होगा, जो 3 फॉर्म को रिप्रेजेंट करता है, वेसिकल, ट्यूबुल और लैमेली। अगर यही स्ट्रक्चर बेटा क्लोरोफिल रख लेता है तो इसे क्रोमेटोफोर भी कहा जाता है। यू प्रोकैरियोटिक सेल से प्रोजेक्ट होने वाले स्ट्रक्चर 3 होते हैं, पिली, फिम्बरी और बेटा फ्लैजिला। फ्लैजिला मोटिलिटी के लिए, पिली फर्टिलिटी फैक्टर के लिए, फिम्बरी अटैचमेंट के काम में आती है। जो पिली है बेटा वो इलांगेटेड ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, स्पेशल ट्यूबुलर पिलिन प्रोटीन से बनता है। फिम्बरी स्मॉल ब्रिसिल लाइक स्ट्रक्चर है जो बैक्टीरिया को रॉक स्टीम्स और होस्ट टिश्यू से अटैच करने के काम में आता है। जो बेटा प्रोकैरियोटिक सेल होती है उसमें बहुत से राइबोसोम सिंगल एमआरएनए से अटैच होकर पॉलीराइबोसोम बनाते हैं, इन्हें आप पॉलीसोम कहते हैं। मेम्ब्रेनलेस स्टोरेज बॉडी पाई जाती है जिन्हें इंक्लूजन बॉडी कहेंगे। ये रिजर्व मटेरियल प्रोकैरियोट्स में रखते हैं। मेम्ब्रेन लेस होती हैं और फ्री इन साइटोप्लाज्म पाई जाती है। इनके एग्जाम्पल को याद रखेंगे, फास्फेट ग्रेन्यूल्स, साइनोफाइसियन ग्रेन्यूल्स, ग्लाइकोजन ग्रेन्यूल्स। और बेटा ब्लू ग्रीन एल्गी, पर्पल ग्रीन फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया में अनदर इंक्लूजन बॉडी पाई जाती है, इसे आप गैस वैक्यूल कहेंगे। अब बात करते हैं सेल वॉल की। तो एल्गी में सेल वॉल बनी होती है गैलेक्टन्स, मन्नन्स, सेल्यूलोज, मिनरल्स जैसे कि कैल्शियम कार्बोनेट की। प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है हमारी सेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज, पेक्टिन और प्रोटीन की। बैक्टीरिया में होती है पेप्टिडोग्लाइकन की सेल वॉल। सेल वॉल जो है हमारी
प्राइमरी सेल वॉल कैपेबल होती है ग्रोथ के लिए, यंग सेल वॉल की सेल वॉल होती है डिमिनिश करती है जैसे जैसे सेल मेच्योर होता है। इसके साथ सेकेंडरी जो सेल वॉल होती है वो इनर साइड बनती है हमारी सेल के टुवर्ड्स द मेम्ब्रेन साइड। सेल वॉल हमारा नॉन लिविंग रिजिड स्ट्रक्चर है। अब सेल वॉल जो मिडिल लेमिला है उसमें कैल्शियम पेक्टेट पाया जाता है। सेल वॉल आपकी शेप देती है सेल के लिए, को प्रोटेक्ट करती है मैकेनिकल डैमेज और इन्फेक्शन से, सेल के इंटरेक्शन के लिए हेल्प करती है, बैरियर प्रोवाइड करती है अनडिजायरेबल मैक्रोमोलिक्यूल्स के लिए। बैक्टीरिया दो ग्रुप्स में क्लासिफाई हो सकते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव। ये किसके बेसिस पे? डिफरेंसेस इन देयर सेल एनवेलप, ये जिस मैनर में रिस्पॉन्ड करते हैं स्क्रीनिंग प्रोसीजर में उसके बेसिस पे। अब जो हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि सेल मेम्ब्रेन की बात करें तो सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो हमारी जो है सेल मेम्ब्रेन के लिए दिया गया था फ्लूइड मोजाइक मॉडल, जो कि आपका दिया था सिंगर और निकोलसन ने। सेल मेम्ब्रेन हमारी लिपिड की बायलेयर होती है, फॉस्फोग्लिसराइड से बनी होती है, जिसमें पोलर हेड होता है आउटर साइड पे, हाइड्रोफिलिक होता है, नॉन पोलर टेल इनर साइड होती है जो कि हाइड्रोफोबिक होती है। सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स प्रेजेंट होते हैं, दो टाइप के होते हैं डिपेंडिंग ऑन द ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन, इंटीग्रल प्रोटीन एंड पेरिफेरल प्रोटीन। इंटीग्रल प्रोटीन आपके जो होंगे वो पार्शियली या फिर टोटली बरीड होंगे मेम्ब्रेन में, पेरिफेरल सरफेस पे लाई करते हैं। जो फ्लूइड मोजाइक मॉडल का हमारा जो क्वाजी फ्लूइड नेचर है लिपिड्स का, वो इनेबल करता है लेटरल मूवमेंट कराता है प्रोटीन्स की विद इन लिपिड बायलेयर, इसको हम बोलते हैं फ्लूइडिटी। और जो है हमारे जो ह्यूमन आरबीसी है उसका मेम्ब्रेन में 52% प्रोटीन और 40% लिपिड होता है। फ्लूइड का जो नेचर है वो हेल्प करता है सेल की ग्रोथ में, सिक्रीशन में, एंडोसाइटोसिस में, सेल डिवीजन में, फॉर्मेशन ऑफ सेलुलर इंटरजंक्शन में। जो हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है बेटा वो सेलेक्टिवली परमेबल होती है। इसमें पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है पोलर मॉलिक्यूल्स का, फैसिलिटेड डिफ्यूजन, वाटर ऑस्मोसिस के थ्रू मूव करता है, न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स भी। एक्टिव ट्रांसपोर्ट में होते हैं सोडियम पोटेशियम पंप। इसके बाद चलते हैं हम एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम की तरफ। बेटा एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम सिंगल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर का कॉम्बिनेशन है जिसमें एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी कॉम्प्लेक्स है, लाइसोसोम है, वैक्यूल्स है। बेटा ये डिफरेंट स्ट्रक्चर और फंक्शन को कोऑर्डिनेटेड मैनर में परफॉर्म कराते हैं। और बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिलता है वैक्यूल, और वैक्यूल की मेम्ब्रेन को टोनोप्लास्ट कहते हैं। बेटा जो टोनोप्लास्ट होती है वो हमेशा अगेंस्ट कंसंट्रेशन काम करती है, 90% वॉल्यूम प्लांट सेल का ऑक्यूपाई करती है। और बेटा ये रखती है अपने पास वाटर सेल सैप एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट को। अमीबा में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल पाई जाती है, प्रोटिस्टा में बेटा फूड वैक्यूल पाई जाती है। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल होगा ईआर। बेटा ईआर जो होता है वो रेटिकुलर स्ट्रक्चर है, दो पार्ट्स में दो तरह का मिलता है, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो प्रोटीन सिंथेसिस सीक्रेशन कराता है, और एसईआर मेजर साइट ऑफ लिपिड सिंथेसिस, स्टेरॉयडल हार्मोन होता है। याद रखेंगे ये ग्लाइकोजन सिंथेसिस में भी मदद करता है। बेटा ये इनर स्पेस में दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है, इनसाइड ईआर ल्यूमिनल कहलाता है, आउटसाइड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल साइटोप्लाज्म की ओर होता है। बेटा नेक्स्ट सेल ऑरिजिनल लाइसोसोम होता है जो जीआरएल कॉम्प्लेक्स का पार्ट होता है। ये मेम्ब्रेन बाउंडेड वेसिकुलर स्ट्रक्चर होता है और कैपेबल होता है हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता है, और बेटा एंजाइम रखता है जो बेटा डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड के डाइजेशन में मदद करता है। क्योंकि हाइड्रोलिटिक एंजाइम रखता है बेटा ये एसिडिक पीएच पर एक्टिव होता है। और लाइसोसोम बेटा गोल्जी एपरेटस के पैकेजिंग से मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर बनता है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर होगा बेटा गोल्जी एपरेटस। जो गोल्जी एपरेटस है वो नियर न्यूक्लियस लोकेट करता है पैकेजिंग मटेरियल मॉडिफिकेशन के लिए, याद रखेंगे। और बेटा गोल्जी एपरेटस डिश शेप स्ट्रक्चर से बना होता है जिसे सिस्टर्नी कहेंगे। बेटा इसका डायामीटर 0.5 to 1 म्यूएम होता है, और ये मेजर साइट ऑफ ग्लाइकोलिपिड ग्लाइकोप्रोटीन फॉर्मेशन होता है। हर सिस्टर्नी की अपनी दो सरफेस होती हैं, कॉन्वेक्स जो सिस फेस होती है, बेटा इसे फार्मिंग फेस कहते हैं, यहाँ से प्रोडक्ट इंटर करता है, और कॉनकेव ट्रांस जिसे मैच्योरिंग फेस होता है यहाँ से एग्जिट करता है। सिस ट्रांसफेस जो ऑरिजिनल्स होते हैं बेटा वो इंटरली डिफरेंट होते हैं बट इंटरकनेक्टेड होते हैं। गोल्जी एपरेटस रिमेन क्लोज एसोसिएशन विद एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, कहा तो जाता है ईआर के टूटने से ही बेटा गोल्जी एपरेटस बनता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं माइटोकॉन्ड्रिया की बेटा। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो है, माइटोकॉन्ड्रिया आपका डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर है। ये विजिबल होता है अंडर द माइक्रोस्कोप ओनली आफ्टर स्टेनिंग। नंबर पर सेल वेरिएबल कर सकता है, डिपेंड करता है फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी उस सेल की कितनी है। मैट्रिक्स में इसका डायमीटर जो होता है वो 0.2 से 1 माइक्रोमीटर तक होता है। लेंथ इसकी 1 से 4.1 माइक्रोमीटर होती है। इसका शेप होता है सॉसेज या सिलेंड्रिकल शेप। इसमें दो एक्वस कंपार्टमेंट होते हैं, आउटर वाला और इनर वाला मैट्रिक्स। आउटर वाले और इनर वाले के बीच में होती है पेरी माइटोकॉन्ड्रियल स्पेस। मैट्रिक्स जो होता है वो होमोजेनस सब्सटेंस का मिलकर बना होता है।
आउटर मेम्ब्रेन जो होता है, इनर मेम्ब्रेन जो होता है वो कंटिन्यूअस होता है, उसकी फोल्डिंग्स होती है जिसको हम बोलते हैं क्रिस्टे। क्रिस्टे क्या करती है, इंक्रीज करती है सरफेस एरिया को। इसके साथ साथ इसके जो मैट्रिक्स है बेटा, यानी कि इनर सरफेस है, उसमें पाया जाता है डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए और कुछ आरएनए के मॉलिक्यूल्स। इसका फंक्शन होता है 70S राइबोसोम्स होते हैं इसमें, जो रिक्वायर चाहिए होते हैं हमें प्रोटीन सिंथेसिस के लिए। साथ साथ इसमें एरोबिक रेस्पिरेशन करके ये प्रोड्यूस करता है एटीपी, तो इसलिए हम इसे बोलते हैं पावर हाउस ऑफ द सेल। नेक्स्ट बात करते हैं प्लास्टिड्स की। ये पाए जाते हैं हर प्लांट सेल में, ऑल प्लांट सेल एंड इन यूग्लिनोइड्स। यूग्लिनोइड्स आपके प्रोटिस्टा के मेंबर्स है। दे आर लार्ज सो इजीली ऑब्जर्वेबल अंडर माइक्रोस्कोप। प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पे पिगमेंट्स के हम प्लाज्मिड्स को क्लासिफाई करते हैं 3 तरह में, क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट एंड ल्यूकोप्लास्ट। जिसमें से आपके बेटा क्लोरोप्लास्ट जो है, आपको पता है कि उसमें क्लोरोफिल होता है, इसका नंबर एक क्लाइडोमोनास में 1, साथ साथ ये मेसोफिल सेल्स में 20 से 40 तक भी हो सकते हैं। इसका साइज, इसकी लेंथ 5 से 10 माइक्रोमीटर और विड्थ इसकी 2 to 4 माइक्रोमीटर। इसका शेप लेंस, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड, रिबन लाइक बहुत सारे शेप के हो सकते हैं। क्लोरोप्लास्ट का जो स्टोमा है उसमें पाए जाते हैं एंजाइम्स जो रिक्वायर होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ कार्बोहाइड्रेट। डबल स्ट्रैंडेड सर्कुलर डीएनए होता है, 70S राइबोसोम होता है। क्लोरोप्लास्ट में थाइलाकोइड्स होते हैं, यानी कि फ्लैटेंड मेम्ब्रेनस साथ जो सिक्कों की तरह अरेंज्ड इन स्टैक लाइक पाइल्स ऑफ कॉइन्स की तरह अरेंज होता है। इसमें क्लोरोफिल होता है, जो कि इसका इनर मेम्ब्रेन जो होता है बेटा वो लेस परमेबल होता है। डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। स्पेस इस जो इनर मेम्ब्रेन में लिमिटेड कर ली गई है वो है स्ट्रोमा। क्रोमोप्लास्ट, सेकेंड वाले की बात करें, क्रोमोप्लास्ट ये फैट सॉल्युबल कैरोटेनॉइड पिगमेंट्स होते हैं इसमें, जैसे कि कैरोटीन, xanthophyll वगैरह। ये कलर देते हैं रेड, ऑरेंज, येलो। दीज लिमिटेड बाय इनर मेम्ब्रेन कॉल्ड स्टोमा। ल्यूकोप्लास्ट जो है वो आपका कलरलेस प्लास्टिड है, प्लाज्मिड पिगमेंट इसमें एब्सेंट है, फंक्शन करता है स्टोरेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स। अमाइलोप्लास्ट, एलायोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट, 3 तरह के आपके ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, जिसमें से अमाइलोप्लास्ट क्या करता है, कार्बोहाइड्रेट को स्टोर करता है, फॉर एग्जांपल पोटैटो में। एलायोप्लास्ट स्टोर करता है ऑयल या फैट्स को, एल्यूरोप्लास्ट स्टोर करता है प्रोटीन को। लेंथ शेप के होते हैं, ओवल, स्फेरिकल, डिस्कॉइड और रिबन लाइक ऑर्गेनेलीज होते हैं। साइज इनका जो है, ये आपकी क्लोरोप्लास्ट के बारे में वापस से बात हो रही है कि लेंथ शेप है, ओवल है, स्फेरिकल, अलग अलग शेप के हो सकते हैं। साइज ऐसा हो सकता है, क्लाइडोमोनास में 1% और 20 से 40 मेसोफिल में हो सकते हैं। नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेल होगा बेटा राइबोसोम। राइबोसोम मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर होता है जो प्रोटीन सिंथेसिस की मेजर साइट होती है, और राइबोसोम बनाने की फैक्ट्री को बेटा न्यूक्लियोलस कहा गया। ये प्रोकैरियोटिक सेल हो या यूकैरियोटिक सेल हो, दोनों सेल में मिलते हैं बेटा। 80S राइबोसोम यूकैरियोटिक होता है जिसकी 2 यूनिट होती हैं, लार्जर यूनिट 60S और स्मॉलर यूनिट 40S। एस बेटा स्वीडबर्ग यूनिट बताती है, जिसे आप सेडिमेंटेशन कोएफिशिएंट भी कहेंगे। प्रोकैरियोटिक सेल में 70S राइबोसोम मिलता है जिसकी दोनों यूनिट 50S और 30S कहलाती है। वैसे यूकैरियोटिक सेल में बेटा 80S और 70S दोनों मिलते हैं। साइटोसोलर राइबोसोम बेटा 80S का होता है, सेल ऑर्गेनेलर 70S का होता है। नेक्स्ट बेटा हम लोग बात करेंगे साइटोस्केलेटन की। साइटोस्केलेटन एलोबरेट नेटवर्क ऑफ द प्रोटीनस फिलामेंट से बनता है। ये माइक्रोट्यूबुल, माइक्रोफिलामेंट, इंटरमीडिएट फिलामेंट रखता है और काम करता है मैकेनिकल सपोर्ट, मोटिलिटी और शेप को मेंटेन कराता है। बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर होता है सिलिया। ये हेयर लाइक आउटग्रोथ होती है सेल मेम्ब्रेन की, स्मॉल स्ट्रक्चर है, वर्क ओवर लाइक करता है और ये मूवमेंट और बेटा फ्लूइड मूवमेंट के लिए और सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अनदर पार्ट फ्लैजिला होता है जो हेयर लाइक आउटग्रोथ है, सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, सेल मूवमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और ये बेटा सिलिया से बड़ा होता है। सिलिया और फ्लैजिला की बात करें से जो इमर्ज फ्रॉम सेंट्रियोल लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड बेसल बॉडी, सिलिया हो या फ्लैजिला बेटा वो बेसल बॉडी से इमर्ज होता है। इसकी कोर को एक्सोनियम कहते हैं। अरेंजमेंट माइक्रोट्यूबुल 9+2 का मिलता है। 9 माइक्रोट्यूबुल्स पेरीफेरल होते हैं जो डबलेट होते हैं और 2 माइक्रोट्यूबुल्स सेंट्रली लोकेटेड करते हैं, सिंगलेट होते हैं। सेंट्रल माइक्रोट्यूबुल ब्रिजेस से कनेक्ट होते हैं। 9 रेडियल स्पोक्स पाए जाते हैं। पेरीफेरल डबलेट जो होते हैं आपस में लिंकर से कनेक्ट होते हैं। सेंट्रियोल सिलेंड्रिकल विदाउट मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है जो प्लांट सेल में एब्सेंट होता है। बेटा ये कार्टवील लाइक अरेंजमेंट शो करता है जिसमें 9 पेरीफेरल माइक्रोट्यूबुल्स ट्यूबुलिन प्रोटीन के बने होते हैं। पेरीफेरल ट्यूबुल्स ट्रिपलेट होते हैं। सेंट्रल प्रोटीनियस पार्ट हब कहलाता है और हब पेरीफेरल ट्यूबुल्स आपस में रेडियल स्पोक से कनेक्ट होते हैं। यहाँ माइक्रोट्यूबुल का अरेंजमेंट बेटा 9+0 मिलता है। जो सेंट्रियोल है जो बेसल बॉडी होती है सिलिया और फ्लैजिला से बनते हैं। बेटा हेल्प ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ स्पिंडल फाइबर सेल डिवीजन ऑफ एनिमल सेल में स्पिंडल फाइबर यहीं से बनता है। सेंट्रोसोम कंटेन करते हैं सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर जिन्हें सेंट्रियोल कहते हैं। बेटा ये परपेंडिकुलर पाए जाते हैं, पेरीमॉर्फस सब्सटेंस से घिरे होते हैं।
नेक्स्ट बात करेंगे बेटा हम लोग न्यूक्लियस की। जो न्यूक्लियस है मटेरियल स्टैंड बाय बेसिक डाई गिवन द नेम क्रोमेटिन व क्रोमेटिन बाय फ्लेमिंग। बेटा न्यूक्लियस को खोजने का क्रेडिट तो चला गया फ्लेमिंग को, और बेटा पाए जाने वाले रॉड लाइक स्ट्रक्चर क्रोमेटिन को फ्लेमिंग ने दिया, बेसिक डाई से इन्हें रंगा गया था। इट कंसिस्ट ऑफ पैरेलल मेम्ब्रेन स्पेस बिटवीन द बोथ मेम्ब्रेन इज कॉल्ड पेरी न्यूक्लियस स्पेस। न्यूक्लियस बेटा डबल मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर होता है, इनके बीच के स्पेस को पेरी न्यूक्लियर स्पेस कहेंगे, जिसका डायमेंशन 10 to 50 nm होगा। न्यूक्लियर एनवेलप इंटरप्टेड होता है बहुत से पोर से, बेटा इन्हें आप न्यूक्लियर पोर कहेंगे। ये इन और आउट मूवमेंट को परफॉर्म कराते हैं। बेटा आरएनए और प्रोटीन का मूवमेंट इस साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस और न्यूक्लियस से न्यूक्लियोप्लाज्म से साइटोप्लाज्म की ओर जाता हुआ दिखाई पड़ता है। बेटा जो आउटर मेम्ब्रेन होती है वो कंटिन्यूअस होकर ईआर बनाती है, और यही राइबोसोम को बियर करके बेटा आरईआर के तौर पर याद रखे जाते हैं। नॉर्मली 1 न्यूक्लियस पर सेल में पाया जाता है, बट पैरामीशियम लिक्विड एंडोस्पर्म जो पाया जाता है कोकोनट का, बेटा वो मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन रखता है। पैरामीशियम में डाइमॉर्फिक न्यूक्लियस 2 न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं। बट कुछ मैच्योर सेल्स ऐसी होती हैं बेटा जिनमें न्यूक्लियस एब्सेंट होता है। आरबीसी इन मैमल्स के लिए याद रखते हैं। सीप ट्यूब सेल्स को वास्कुलर प्लांट के लिए याद रखते हैं। न्यूक्लियस ऑफ द सेल हैव द नॉट डिवाइडिंग इंटरफेस न्यूक्लियस। बेटा सेल डिवीजन की इंटरफेस स्टेज में न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है। न्यूक्लियस के अंदर भरे हुए प्लाज्म को बेटा न्यूक्लियोप्लाज्म कहते हैं। इसी का दूसरा नाम न्यूक्लियर मैट्रिक्स होता है। इसमें मेम्ब्रेनलेस स्ट्रक्चर तैरता है, इसे न्यूक्लियोलाई कहेंगे। स्फेरिकल है, नॉन मेम्ब्रेनस है। बेटा ये साइट ऑफ आरएनए सिंथेसिस कहलाता है, और बेटा यही प्रोटीन सिंथेसिस को कैरी कराता है। जो क्रोमेटिन है वो एक्सटेंडेड एलोबरेट न्यूक्लियोप्रोटीन फाइबर होते हैं, कंडेंस होकर क्रोमोसोम बनाते हैं। सेल डिवीजन के समय बेटा यही डीएनए रखते हैं, सम बेसिक प्रोटीन हिस्टोन रखते हैं, कुछ नॉन हिस्टोन प्रोटीन रखते हैं, और आरएनए रखते हैं। और बेटा नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमें मिलेगा क्रोमोसोम। स्ट्रासबर्गर ने बेटा क्रोमोसोम की खोज की थी। क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर की बात करें तो क्रोमोसोम के स्ट्रक्चर में प्राइमरी कॉन्स्ट्रिक्शन मिलता है, इसे सेंट्रोमेयर कहते हैं, जिसका काम बेटा क्रोमेटिड को होल्ड करना है। और हर सेंट्रोमेयर के पास डिस्क शेप स्ट्रक्चर होता है, जिसे काइनेटोकोर कहते हैं। इसी पार्ट से स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं। और क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन को नार रीजन कहेंगे। ऐसे क्रोमोसोम को बेटा सैटेलाइट कहते हैं। क्रोमोसोम सेंट्रोमेयर की पोजीशन की बेसिस पर क्रोमोसोम को क्लासिफाई किया। अगर सेंट्रोमेयर बेटा मिडिल में है तो मेटासेंट्रिक कहलाएंगे, और अगर स्लाइटली अवे है इन्हें सब मेटासेंट्रिक कहेंगे। क्लोज टू वन इंड होगा एक्रोसेंट्रिक कहलाएंगे, और टर्मिनल पार्ट पर होगा टीलोसेंट्रिक कहलाएंगे। सब मेटासेंट्रिक एक्रोसेंट्रिक में बेटा स्मॉल और लार्ज आर्म PQ आर्म देखने को मिलेंगी। और नेक्स्ट बेटा माइक्रोबॉडीज है, ये मेम्ब्रेन बाउंडेड स्ट्रक्चर्स होते हैं, वेसिकल हैं। प्लांट और एनिमल दोनों सेल में पाए जाते हैं, वेरियस एंजाइम को रखते हैं। बेटा इन्हें पराक्सीसोम के तौर पर याद रखा जाता है। नेक्स्ट चैप्टर है बेटा हमारा बायोमोलिक्यूल्स। तो इसमें देखते हैं पहला पॉइंट है हमारा relative abundance of carbon and hydrogen with respect to other elements is higher in any living organism than in earth crust। कार्बन और हाइड्रोजन की जो abundance होती है वो लिविंग ऑर्गेनिज्म में ज्यादा होती है as compared to any other element। ऑल द कार्बन कंपाउंड जो प्रेजेंट है लिविंग टिश्यू में उनको हम बोलते हैं बायोमोलिक्यूल्स। अब कंपोनेंट्स की बात करें तो जो है हमारी बॉडी में कंपोनेंट की बात करें तो वाटर जो होता है वो 70 से 90% होता है टोटल सेलुलर मास का। प्रोटीन होते हैं 10 से 15%, कार्बोहाइड्रेट होता है 3%, लिपिड्स होते हैं 2%, न्यूक्लिक एसिड होते हैं 5 से 7%, आयंस होते हैं 1%। इसके बाद किसी भी लिविंग टिश्यू को अगर हम ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड यानी कि CCl3COOH के साथ मिक्स करते हैं तो उसमें जो है हमारा थिक स्लरी ऑब्टेन होती है, जिसमें दो आपके होते हैं, एक फिल्ट्रेट होता है यानी कि एसिड सॉल्युबल पूल जो सॉल्युबल हो जाएगा यानी कि बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, और रिटेंटेड जो इनसॉल्युबल होंगे यानी कि बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अमीनो एसिड जो है वो सब्स्टिट्यूटेड मीथेन है। स्ट्रक्चर अमीनो एसिड का उसमें वेरिएबल जो आर ग्रुप होता है वो वेरिएबल होता है, उसकी जगह पे हम जो है अलग अलग जो है आर ग्रुप के बेसिस पे अलग अलग अमीनो एसिड को क्लासिफाई कर सकते हैं। जैसे अगर आर की जगह H प्रेजेंट होगा तो वो ग्लाइसिन होगा, CH3 प्रेजेंट होगा तो एलेनिन होगा, CH2OH होगा तो फिर सिरीन होगा। जो है प्रोटीन्स में जो अमीनो एसिड एग्जिस्ट करते हैं वो 20 टाइप्स के होते हैं। अमीनो एसिड एसेंशियल हो सकते हैं, नॉन एसेंशियल। एसेंशियल जो हमारी बॉडी सिंथेसाइज नहीं करती है, नॉन एसेंशियल जो हमारी बॉडी ऑलरेडी सिंथेसाइज करती है। अमीनो एसिड एसिडिक हो सकते हैं जैसे कि ग्लूटामिक एसिड, बेसिक में लाइसिन और आर्जिनिन आता है, न्यूट्रल है वेलिन, एरोमेटिक है टायरोसिन, ट्रिप्टोफैन एंड फेलाइन एलेनिन।
लिपिड्स जो होते हैं बेटा वो जनरली वाटर इनसॉल्युबल होते हैं, यानी कि वो नॉट स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, क्योंकि उनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो लेस देन 800 डाल्टन होता है, इसलिए वो जो है आपके जो है वेसिकल्स बना लेते हैं, इसलिए वो इनसॉल्युबल हुए थे, तो वो स्ट्रिक्टली बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स नहीं है, वो सिंपल फैटी एसिड होते हैं। फैटी एसिड क्या होता है, उसके पास एक कार्बोक्सिल ग्रुप होता है, अटैच होता है आर ग्रुप से। आर ग्रुप के पास 1 से 19 कार्बन तक हो सकते हैं, जिसमें पामेटिक एसिड 16 कार्बन का होता है, एल्डोनिक एसिड 20 कार्बन का, इंक्लूडिंग द कार्बोक्सिल कार्बन। फैटी एसिड सैचुरेटेड हो सकते हैं, अनसैचुरेटेड हो सकते हैं। एक सिंगल लिपिड है ग्लिसरॉल, जिसका नाम है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। फैटी एसिड को एस्टरिफाइड कर दें अगर हम ग्लिसरॉल के साथ, तो मोनो डाई ट्राइग्लिसराइड बन जाएगा। फैटी एसिड को फैट फ्री ऑयल्स भी बोलते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर मेल्टिंग पॉइंट। फॉर एग्जांपल जिंजली ऑयल जो है उसका लोअर मेल्टिंग पॉइंट होता है, वो ऑयल रह सकता है इन विंटर्स। लेसिथिन जो है वो फॉस्फोलिपिड है, पाया जाता है सेल मेम्ब्रेन में। कुछ टिश्यूज स्पेशली द न्यूरल टिश्यूज के पास लिपिड्स होते हैं जिनके मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं। मेटाबोलाइट्स की बात करें बेटा, तो मेटाबोलाइट्स दो तरीके के, प्राइमरी और सेकेंडरी। प्राइमरी जो कि हमारे एनिमल टिश्यूज में प्रेजेंट है, जो कि नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में जिनका इनका रोल है, जैसे कि शुगर है, अमीनो एसिड है, फैट्स हैं, ऑयल्स हैं, नाइट्रोजनस बेसिस हैं, न्यूक्लियोटाइड्स हैं, न्यूक्लियोसाइड्स हैं। सेकेंडरी वो जो प्रेजेंट तो है प्लांट्स, फंगस, माइक्रोब्स में, लेकिन उनका कुछ भी खास फंक्शन हमें नहीं पता है, जैसे कि रबर, ड्रग्स, स्पाइसेस, सेंट्स एंड पिगमेंट, जो कि यूजफुल हैं ह्यूमन वेलफेयर के लिए। ये चार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको बेटा याद रखना है सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का, जिसमें पिगमेंट्स होते हैं कैरोटीनॉइड, एंथोसाइनिन, एल्कलॉइड होता है मॉर्फिन, कोडीन, टर्पिनॉइड होते हैं मोनोटर्पिन, डायटर्पिन। एसेंशियल ऑयल में लेमन ग्रास ऑयल आता है, टॉक्सिन है एब्रिनोसिन, लेक्टिन है कॉनकानाविलिन ए, ड्रग है विनप्लास्टिन, क्यूरक्यूमिन एंड पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस हैं रबर, गम एंड सेल्यूलोज। बात करेंगे बेटा बायोमॉलिक्यूल्स की। बायोमॉलिक्यूल्स आर टू टाइप, बायोमैक्रोमॉलिक्यूल्स एंड मैक्रोमॉलिक्यूल्स। बेटा मॉलिक्यूलर वेट के बिहाफ पर इन्हें क्लासिफाई किया गया। अगर मॉलिक्यूलर वेट 18 से 800 डाल्टन के पास होता है तो इन्हें माइक्रोमॉलिक्यूल कहेंगे, और बेटा 10,000 डाल्टन के ऊपर है तो इसे हम लोग बायोमैक्रोमॉलिक्यूल कहेंगे। मोनोसेक्राइड, न्यूक्लियोटाइड, एमिनो एसिड्स आर बायोमाइक्रोमॉलिक्यूल्स, और इन्हें आप मोनोमर के तौर पर भी याद रखते हैं। और बेटा जितने पॉलीमर है, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीमर, पॉलीसेक्राइड, बेटा इन्हें बायोमैक्रोमॉलिक्यूल कहेंगे। जो प्रोटीन है बेटा वो हीट्रोपॉलीमर होती है, जिसका मोनोमर एमिनो एसिड होता है, और एमिनो एसिड बेटा पेप्टाइड बॉन्ड से जुड़ते हैं जो वाटर मॉइटी को रिलीज करके बनते हैं। कोलेजन प्रोटीन मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन एनिमल वर्ल्ड की होती है। रुबिस्को मोस्ट अबंडेंट प्रोटीन होल बायोस्फीयर की होती है। जो रुबिस्को होता है बेटा वो ड्यूल फंक्शन कर देता है, कार्बोक्सिलेज और ऑक्सीजनेज की तरह काम करता है। बात करेंगे बेटा स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन की। प्राइमरी स्ट्रक्चर लीनियर होता है, पोजिशनल इंफॉर्मेशन देता है। लेफ्ट एंड जो होता है वो फर्स्ट एमिनो एसिड को बताता है, इसे एन टर्मिनल कहेंगे। राइट एंड लास्ट एमिनो एसिड को बनाता है, इसे सी टर्मिनल कहेंगे। सेकेंडरी स्ट्रक्चर बेटा अल्फा हेलिक्स बीटा प्लीटेड कंडीशन को बताता है। टर्चरी स्ट्रक्चर इनफोल्डेड हॉलो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स बनते हैं जो बेटा एंजाइम को फंक्शनल बनाने में मदद करता है। अब मैनी टर्चरी स्ट्रक्चर जब इन्वॉल्व हो जाते हैं तो इसे क्वार्टरली स्ट्रक्चर कहेंगे जो क्यूब लाइक होते हैं, जिसके एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग ह्यूमन हीमोग्लोबिन को याद रखते हैं, जिसमें दो तरह के चेन्स पाई जाती हैं बेटा, 2 अल्फा टाइप की चेन है और 2 बीटा टाइप की चेन पाई जाती हैं। टर्चरी स्ट्रक्चर प्रोटीन की एब्सोल्यूट नेसेसरी होता है। मैनी बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ प्रोटीन के लिए इशारा बेटा एंजाइम की ओर है। सम प्रोटीन एंड देयर फंक्शंस की बात कर लें तो बेटा कोलेजन प्रोटीन इंट्रासेलुलर ग्राउंड सब्सटेंस होता है, ट्रिप्सिन एंजाइम है, इंसुलिन हार्मोन है, एंटीबॉडी फाइट अगेंस्ट इन्फेक्शियस एजेंट है, रिसेप्टर सेंसरी रिसेप्टर्स होते हैं जो स्मेल टेस्ट हार्मोन के तौर पर याद रखे जाएंगे। ग्लूट4 एनेबल टू ग्लूकोज ट्रांसपोर्ट इनटू सेल के लिए याद रखते हैं। प्रोटीन ओनली लाइगेस लेफ्ट हैंड हेलिकेस इज ऑब्जर्व, तो बेटा प्रोटीन के स्ट्रक्चर में केवल लेफ्ट हैंड हेलिक्स मिलता है, बट न्यूक्लिक एसिड में बेटा राइट और लेफ्ट दोनों तरह के हेलिक्स देखने को मिलते हैं। पॉलीसेक्राइड लॉन्ग चेन ऑफ द शुगर होती है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ द मोनोसेक्राइड होते हैं। सेलुलोज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, स्टार्च पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज है, इनोलिन पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज होता है। पहला स्ट्रक्चर ग्लाइकोजन देखें बेटा, ग्लाइकोजन का राइट इन रिड्यूसिंग और लेफ्ट इन नॉन रिड्यूसिंग होता है। दूसरा स्टार्च देखें, ये हेलिकल सेकेंडरी स्ट्रक्चर होता है, I2 होल्ड करता है। ये I2 होल्ड करने के कारण ही बेटा ये ब्लू कलर देता है। जो सेलुलोज है वो डज नॉट होल्ड I2 बिकॉज नॉट कंटेन कॉम्प्लेक्स हेलिकल स्ट्रक्चर। बेटा जो सेलुलोज है वो हेलिकल स्ट्रक्चर नहीं रखता, इसलिए I2 होल्ड नहीं करता, बेटा कोई भी कलर ब्लू कलर नहीं देता। एक्सोस्केलेटन आर्थ्रोपोड का कॉम्प्लेक्स पॉलीसेक्राइड से बनता है जिसे काइटिन कहेंगे। काइटिन आर मोस्टली होमोपॉलीसेक्राइड। तो बेटा अगर सेम तरह के मोनोमर से बनेगा,
सेम तरह के मोनोमर से बनता है तो बेटा होमोपॉलीमर कहलाएगा। डिफरेंट से बनेगा इसे हेटेरोपॉलीमर कहलाएगा। जितने पॉलीसैकेराइड हम लोगों को पढ़ने में मिले हैं बेटा सब के सब होमोपॉलीसैकेराइड होते हैं। बेटा जो न्यूक्लिक एसिड होता है वो वाइड वैरायटी ऑफ सेकेंडरी स्ट्रक्चर को शो करता है। हर न्यूक्लिक एसिड को बनाने वाले मोनोमर को न्यूक्लियोटाइड कहते हैं। बेटा न्यूक्लियोटाइड 3 कंपोनेंट से मिलकर बनता है। हेटेरोसाइक्लिक कंपाउंड बेस होता है, मोनोसैकेराइड पेंटोज शुगर है, और बेटा फास्फेट से बनता है। जो हेटेरोसाइक्लिक नाइट्रोजनस बेस हैं वो प्यूरिन और पिरिमिडिन है। एडेनिन और ग्वानिन को प्यूरिन के तौर पर, थाइमिन, साइटोसिन, यूरेसिल को पिरिमिडिन के तौर पर याद रखते हैं। बेटा डबल हेलिकल स्ट्रक्चर वाटसन एंड क्रिक ने दिया था। और बेटा जो डीएनए का स्ट्रक्चर है अल्फाबेटिक इंग्लिश अरेंजमेंट के अकॉर्डिंग बेटा ये डिफरेंट फॉर्म को रिप्रेजेंट करते हैं। आपने जेड डीएनए, बी डीएनए को देखा है। पेप्टाइड बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ये सब बॉन्ड बेटा मोनोमर को जोड़ने के लिए बनते हैं और ये सब वाटर मॉलिक्यूल को रिलीज करके बनते हैं, बाय द डिहाइड्रेशन बनते हैं। अब बात करते हैं एंजाइम की। तो एंजाइम, ऑलमोस्ट ऑल एंजाइम हमारे प्रोटीन्स होते हैं। कुछ न्यूक्लिक एसिड हैं, जैसे कि एग्जांपल है राइबोजाइम। टर्शरी स्ट्रक्चर एंजाइम का फोल्ड कर लेता है, चेन क्रिसक्रॉस हो जाता है और बहुत सारी उसमें क्रेविसेस और पॉकेट्स होती हैं। इन पॉकेट्स को हम बोलते हैं एक्टिव साइट। सबस्ट्रेट जाके फिट करता है इस एक्टिव साइट में। इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट वर्क करते हैं बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर पे, अब 40 डिग्री सेंटीग्रेड पे। एंजाइम आइसोलेटेड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म हु नॉर्मली लिव अंडर एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, जैसे कि हॉट वेंट्स और सल्फर स्प्रिंग से, वो स्टेबल होंगे और रिटेन करेंगे कैटालिटिक पावर को इवन एट द हाई टेम्परेचर, जैसे कि 80 से 90 डिग्री सेंटीग्रेड पे। रेट को हम वेलोसिटी कह सकते हैं अगर डायरेक्शन स्पेसिफाई हुआ है। एक जनरल रूल है थंब का कि अगर रेट डबल या डिक्रीज हो रहा है हाफ से तो 10 डिग्री जो है चेंज होगा, यानी कि अगर डबल हुआ तो 10 डिग्री बढ़ जाएगा, अगर हाफ हुआ तो 10 डिग्री घट जाएगा। कैटलाइज रिएक्शन प्रोसीड करेगी रेट जो हायर होते हैं अनकैटलाइज से। ऑब्वियसली कैटलिस्ट जो होते हैं वो रेट को इंक्रीज कराते हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, अगर इसमें कार्बोनिक एनहाइड्रेट डाल दें तो बाइकार्बोनेट बनाता है। अगर कार्बोनिक एनहाइड्रेट नहीं प्रेजेंट है तो ये 1 घंटे में 200 मॉलिक्यूल्स बनाएगा, लेकिन अगर प्रेजेंट हो गया तो ये 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड बना देगा। इतना ज्यादा एक्सेलरेट कर दिया है, यानी कि 10 मिलियन टाइम्स इस एंजाइम ने रेट को एक्सेलरेट कर दिया है। एक्टिवेशन एनर्जी के कॉन्सेप्ट को देखते हैं बेटा, तो ये ग्राफ बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देखिए जो आपकी पोटेंशियल एनर्जी है वो बढ़ गई है, जो है एंजाइम के बिना वो ज्यादा है, और जो है अगर एंजाइम डाल देंगे तो एनर्जी कम हो जाएगी, यानी कि जो रिएक्शन है अगर एक्टिवेशन एनर्जी जो एंजाइम के साथ कम हो जाती है यानी कि रिएक्शन और फास्ट चलती है। आपके एंजाइम और सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स की बात करें तो वो अनस्टेबल और ट्रांजिएंट होते हैं। फॉर्मेशन एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का एसेंशियल होता है फॉर द प्रोसेस ऑफ कैटालिसिस। एंजाइम सबस्ट्रेट के साथ बाइंड करेगा, एंजाइम सबस्ट्रेट का कॉम्प्लेक्स बनाएगा, एंजाइम विद प्रोडक्ट हो जाएगा और फिर लास्ट में एंजाइम और प्रोडक्ट रिलीज हो जाएंगे। फैक्टर जो इफेक्ट करते हैं एंजाइम एक्टिविटी को, टेम्परेचर, पीएच और चेंज इन सबस्ट्रेट कॉन्सेंट्रेशन। एंजाइम नॉर्मली फंक्शन करता है एक नैरो रेंज ऑफ टेम्परेचर और पीएच में। एंजाइम की एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाती है अगर उस ऑप्टिमम वैल्यू से कुछ भी चेंज होता है तो उसकी एक्टिविटी डिक्लाइन हो जाएगी। लो टेम्परेचर एंजाइम को टेम्पररी इनएक्टिव स्टेज में प्रिजर्व रखेगा, लेकिन हाई टेम्परेचर होगा तो डीनेचुरेशन करा देगा, यानी कि एंजाइम एक्टिविटी को ही डिस्ट्रॉय कर देगा। वी मैक्स क्या होता है? मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन जब एंजाइम जो है सैचुरेट हो जाता है। जब व्हेन द बाइंडिंग ऑफ द केमिकल शट ऑफ एंजाइम एक्टिविटी द प्रोसेस इज कॉल्ड इनहिबिशन, और द केमिकल होता है उसको हम इनहिबिटर बोलते हैं। जैसे कि हमारा कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर है, जब इनहिबिटर क्लोजली रिजेंबल करेगा सबस्ट्रेट से उसके मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में तो वो इनहिबिट कर देगा एक्टिविटी को एंजाइम की, और जैसे कि आपका इनहिबिशन होता है सक्सेनिक डिहाइड्रोजनेज का बाय मैलोनेट। कुछ कॉम्पिटिटिव जो सम कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर्स आर ऑफन यूज्ड इन द कंट्रोल ऑफ बैक्टीरियल पैथोजेंस। एंजाइम डिवाइड है 6 क्लास में, ईच विद 4 से 13 सब क्लासेस में, और उसका नेमिंग हुई है अकॉर्डिंग टू अ 4 डिजिट नंबर, जिसमें कि हमारा है OTH लिल, यानी कि ऑक्सीडोरिडक्टेज या डिहाइड्रोजनेज बोलते हैं। ये क्या कराता है? ऑक्सीडोरिडक्शन कराता है। दूसरा है ट्रांसफरेज, जो क्या कराता है? ट्रांसफर कराता है ग्रुप का, लेकिन हाइड्रोजन का नहीं। इसके बाद तीसरा है हाइड्रोलेस, ये कराता है हाइड्रोलिसिस। इसके बाद लाइएस है जो कैटलाइज कराते हैं रिमूवल ऑफ ग्रुप, लेकिन डबल बॉन्ड को छोड़ के। आइसोमरेज इंटरकन्वर्शन कराते हैं ऑप्टिकल, ज्योमेट्रिकल या पोजीशन आइसोमर्स का। लाइगेज जो होते हैं वो 2 कंपाउंड की लिंकिंग कराते हैं। एंजाइम आपका सिंपल या कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। सिंपल सिर्फ प्रोटीन से बना है, कॉम्प्लेक्स जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट दोनों ही हैं। और होलो एंजाइम क्या होता है? अगर प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट को कंबाइन कर दें, यानी कि प्रोटीन पार्ट क्या है? एपो एंजाइम प्रोटीन पार्ट है, को फैक्टर नॉन प्रोटीन पार्ट है। इन दोनों को कंबाइन चीजों में बात करें तो होलो एंजाइम हो जाएगा। को फैक्टर्स हमारे 3 तरीके के हो सकते हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप, को
कोएंजाइम और मेटल आयन। प्रोस्थेटिक ग्रुप बहुत टाइटली बाइंड होते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड है, फॉर एग्जांपल पेरोक्सीडेज, कैटालेज। हीम भी एक प्रोस्थेटिक ग्रुप है। कोएंजाइम्स की बात करें तो ये इनका जो एसोसिएशन होता है वो ट्रांजिएंट होता है। बहुत सारे कोएंजाइम जो है वो विटामिन्स हैं, फॉर एग्जांपल NAD और NADP, इसके अंदर विटामिन पाया जाता है नियासिन। तीसरा है मेटल आयन जो अटैच करते हैं कोऑर्डिनेट की बॉन्ड के साइड चेन से, और इसका कोफैक्टर है कार्बोक्सीपेप्टिडेज का जिंक। कैटालिटिक एक्टिविटी जो है लॉस हो जाएगी जब कोफैक्टर को हम रिमूव कर देंगे। चलिए बेटा, यूनिट 3 की नेक्स्ट चैप्टर पर सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन। जो बेटा सीक्वेंस ऑफ इवेंट सेल में देखने को मिलते हैं जिनमें जीनोम डबल होता है और बाद में सेल डिवाइड हो जाती है, ऐसी साइकिल को सेल साइकिल कहेंगे। टिपिकल यूकैरियोटिक सेल्स मतलब ह्यूमन सेल में सेल साइकिल का ड्यूरेशन बेटा 24 आवर होता है और 9 ईस्ट का सेल साइकिल का ड्यूरेशन 90 मिनट होता है। जीवन फेस इंटरवल बिटवीन माइटोसिस और DNA रिप्लिकेशन कहलाता है। इस फेस में बेटा जो सेल है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है। मैक्सिमम सेल ऑर्गेनेल का रिप्लिकेशन होता है। एस फेस में DNA का रिप्लिकेशन होता है, सेंट्रियोल का रिप्लिकेशन होता है, DNA का अमाउंट डबल होता है लेकिन क्रोमोसोम का नंबर चेंज नहीं होता। G2 में सेल डिवीजन के लिए रिक्वायर्ड प्रोटीन जो होती हैं उनका रिप्लिकेशन होता है। DNA कंटेनिंग सेल ऑर्गेनेल भी रिप्लिकेट करते हैं, सेल कंटिन्यू ग्रो करे जाते हैं। अगर सेल साइकिल से सेल एग्जिट कर जाती इसे G0 फेस कहेंगे। बेटा जो ऐसी कंडीशन जिसमें सेल डिवाइड नहीं होती, जैसा हमें हर्ट सेल में देखने को मिलता है, सेल मेटाबॉलिकली एक्टिव होती है बट नो लॉन्गर प्रोलिफेरिकेशन दिखाती है। सेल साइकिल का करेक्ट सीक्वेंस सेल डिवीजन का हमें G1S G2M देखने को मिलता है। एनिमल में माइटोटिक सेल डिवीजन ओनली shown in the diploid somatic cells and few exception है जिनमें हैप्लॉइड सेल भी डिवाइड होती है। हमें याद रखना होगा मेल हनी बी का। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम पेरेंट और प्रोजेनी में अगर सेम होते हैं ऐसे एक डिवीजन को इक्वल डिवीजन कहेंगे, इसे माइटोसिस कहेंगे। न्यूक्लियस के डिवीजन की प्रोसेस को कैरियोकाइनेसिस कहते हैं। बेटा ये 4 सब स्टेजेज में बढ़ती है। पहले स्टेज को प्रोफेज, दूसरे को मेटाफेज, तीसरे को एनाफेज, चौथे को टीलोफेज कहा जाता है। जो प्रोफेज है बेटा वो S और G1 फेज को फॉलो करती है। इनिशिएशन होता है कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोमल मटेरियल का, और जो क्रोमोसोम होते हैं जिसमें 2 क्रोमेटिड आपस में अटैच होती हैं और ये अटैचमेंट सेंट्रोमियर के कारण होता है। और सेंट्रोमियर के कारण होता है बेटा 2 एस्टर स्पिंडल फाइबर मिलकर माइटोटिक अपरेटस बनाते हैं। सेल प्रोफेज के एंड में जाकर बेटा जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं वो डिसअपियर हो जाते हैं। न्यूक्लियर इन्वेलप भी डिसअपियर हो जाता है बट बेटा कंप्लीटली डिसअपियरेंस देखने को हमें मेटाफेज में मिलता है। तो कंप्लीट डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियर इन्वेलप का बेटा वो मेटाफेज में देखने को मिलता है। कंडेंसेशन क्रोमोसोम का कंप्लीट मेटाफेज में होगा। अगर क्रोमोसोम की बेस्ट मार्फोलॉजी को देखना है तो आइडियोग्राम प्रिपरेशन भी हमें मेटाफेज में देखने को मिलेगा। स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर से अटैच हो जाता है, मेटाफेज में होगा। और बेटा जो क्रोमोसोम है वो इक्वेटोरियल लाइन पर अरेंज हो जाते हैं, मेटाफेज प्लेट बनाते हैं, इस मेटाफेज में देखने को मिलेगा। सिंगल मेटाफेसिक प्लेट माइटोसिस में मिलती है। नेक्स्ट स्टेज बेटा एनाफेज होती है। एनाफेज में माइटोसिस की एनाफेज में क्रोमोसोम सेंट्रोमियर से स्प्लिट हो जाता है, क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं। टीलोफेज को रिवर्स प्रोफेज कहते हैं और इस फेज में बेटा क्रोमोसोम अपनी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को लॉस कर जाता है। जो वहां कंडेंसेशन हुआ था यहाँ डीकंडेंसेशन होगा। जो कंडीशन वहां डिसअपियरेंस में गई थी बेटा वो यहाँ रीअपियर हो जाएगी। ER गाल्जी कॉम्प्लेक्स न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर इन्वेलप रीफॉर्म हो जाएगा। साइटोकाइनेसिस बेटा सेल साइटोप्लाज्म का डिवीजन होता है। एनिमल सेल में सेल फरो मेथड से, प्लांट सेल में बेटा सेल प्लेट मेथड से होता है। जो सेल प्लेट रिप्रेजेंट होती है वो मिडिल लैमेला बनाती है, वॉल बिटवीन द 2 एडजेसेंट सेल ऑफ द प्लास्टिड। याद रखेंगे सिंगल सेल में कभी मिडिल लैमेला देखने को नहीं मिलता। एट द एंड ऑफ साइटोप्लाज्मिक डिवीजन सेल ऑर्गेनेल्स माइटोकॉन्ड्रिया डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन द 2 डॉटर सेल। तो माइटोकॉन्ड्रिया बेटा डिवाइड तो फिजन से होती है, डिस्ट्रीब्यूशन साइटोकाइनेसिस में होता है। इन सम ऑफ द ऑर्गेन्स कैरियोकाइनेसिस नॉट फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस, सो मल्टीन्यूक्लिएट कंडीशन अराइज। दिस कंडीशन इज कॉल्ड सिंसाइटियल। टैप्टम को याद रखेंगे, लिक्विड इंडोस्पर्म को याद रखेंगे और फाइकोमाइसिटीज के माइसिलियम को याद रखेंगे। माइटोसिस की सिग्निफिकेंस की बात करते हैं। प्रोडक्शन ऑफ डिप्लॉयड सेल फॉर द आइडेंटिकल जेनेटिक कंप्लीमेंट के लिए होगी। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में ग्रोथ होगी। सेल ग्रोथ रिजल्ट इन डिस्टर्बिंग ऑफ द रेशियो ऑफ न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। बेटा जो न्यूक्लियो साइटोप्लाज्म की रेशियो होता है इसलिए डिस्टर्ब हो जाता है, इसलिए
न्यूक्लियस सेल डिवीजन के लिए डिसाइड करती है। सेल रिपेयरिंग के काम में आती है बेटा, माइटोसिस सेल डिवीजन रिक्वायर्ड होगा। सेल ऑफ द अपर लेयर ऑफ एपिडर्मिस की रिपेयरिंग, सेल ऑफ द लाइनिंग ऑफ गट एंड द ब्लड सेल। एंड माइटोटिक सेल डिवीजन इज मेरिस्टेमेटिक सेल इन एपिकल एंड लेटरल मेरिस्टेम। अब बात करते हैं मियोसिस की। तो मियोसिस एक काइंड ऑफ सेल डिवीजन है जो रिड्यूस कर देती है क्रोमोसोम नंबर को बाय हाफ, रिजल्ट इन द प्रोडक्शन ऑफ हैप्लॉइड डॉटर सेल। मियोसिस में प्रोडक्शन होता है किसका? हैप्लॉइड फेज का। फर्टिलाइजेशन रिस्टोर कर देता है डिप्लॉइड फेज को, यानी कि जो हमारे गेमीट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, जब फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट बनता है तो वो डिप्लॉइड हो जाता है। साइटोकाइनेसिस एंड कार्योकाइनेसिस इसमें 2 टाइम्स होती है, लेकिन डीएनए रेप्लिकेशन सिंगल टाइम होता है। मियोसिस 1 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपका इस मियोसिस फर्स्ट में प्रोफेज फर्स्ट है, जो सब डिवाइडेड है 5 फेजेस में बेस्ड ऑन द क्रोमोसोमल बिहेवियर। पहला है आपका लेप्टोटीन, जिसमें क्रोमोसोम विजिबल हो जाते हैं अंडर द लाइट माइक्रोस्कोप और कंपैक्शन होना क्रोमोसोम्स का शुरू हो जाता है। जाइगोटीन में क्रोमोसोम्स पेयरिंग करने लगते हैं, जिसे हम बोलते हैं साइनेप्सिस। साइनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है, जिसको हम बोलते हैं साइनेप्टोनर्मल कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है और बाइवेलेंट या टेट्राड बनते हैं। पैकेटीन बाइवेलेंट या टेट्राड इसमें क्लियरली विजिबल हो जाते हैं। अपीयरेंस होता है रिकॉम्बिनेशन नोड्यूल्स का। क्रॉसिंग ओवर होता है बिटवीन द नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम। रिकॉम्बिनेशन कंप्लीट हो जाता है एट द एंड ऑफ दिस फेज, लीविंग द क्रोमोसोम लिंक्ड एट द साइट ऑफ क्रॉसिंग ओवर। डिप्लोटीन रिकॉग्नाइज होता है बाय द डिसोल्यूशन ऑफ सिनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स। होमोलोगस क्रोमोसोम या बाइवेलेंट सेपरेट होते हैं, एक्स शेप स्ट्रक्चर चियास्मेटा फॉर्म होते हैं। डिप्लोटीन लास्ट करता है फॉर मंथ और ईयर्स में इन oocytes ऑफ सम वर्टिब्रे, जैसा हम देख कर आए हैं अपने ह्यूमन रिप्रोडक्शन में। डाइकाइनेसिस फाइनल स्टेज है प्रोफेज फर्स्ट की। टर्मिनाइजेशन होता है चियास्मेटा का, क्रोमोसोम फुली कंडेंस्ड हो चुके हैं। माइटोटिक स्पिंडल प्रिपेयर करते हैं होमोलोगस क्रोमोसोम को फॉर द सेपरेशन। न्यूक्लियोलस और न्यूक्लियर एनवेलप वापस डिसअपियर हो चुका है, रिप्रेजेंट करता है ट्रांजिशन टू मेटाफेज। मेटाफेज फर्स्ट में क्या होता है? बाइवेलेंट क्रोमोसोम अलाइन करते हैं इक्वेटोरियल प्लेट पे, स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं काइनेटोकोर से होमोलोगस क्रोमोसोम की। एनाफेज फर्स्ट में क्या होता है? होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट करते हैं, लेकिन सिस्टर क्रोमैटिड्स एसोसिएटेड रहते हैं। टीलोफेज फर्स्ट में न्यूक्लियर एनवेलप एंड न्यूक्लियोलस रीअपियर करता है। साइटोकाइनेसिस फॉलोड एंड कॉल्ड एज डायड ऑफ सेल्स। स्टेज बिटवीन टू मेयोटिक डिवीजन कॉल्ड इंटरकाइनेसिस, डीएनए रेप्लिकेशन एब्सेंस है। मियोसिस सेकंड, प्रोफेज सेकंड, क्रोमोसोम बिकम कंडेंस्ड एंड न्यूक्लियर एनवेलप डिसअपियर्ड। Metaphase second, chromosome lie at equator and microtubules from opposite poles of spindle get attached to the kinetochore of sister chromatids. Anaphase second में splitting होती है centromere की of each daughter chromosome. Daughter chromosome move करते हैं towards the opposite pole. Telophase second meiosis end कर जाती है telophase second से। दो group of chromosome once again get enclosed by nuclear envelope. 4 haploid daughter cell form हो जाते हैं at the end पे। meiosis का significance क्या है? ये conservation कराता है specific chromosome number का, generation to generation in sexually reproducible organism, साथ जेनेटिक वेरिएबिलिटी को इंक्रीज करता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक, क्योंकि वेरिएशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा कौन से प्रोसेस के लिए? एवोल्यूशन के प्रोसेस के लिए।